गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि आज 14 सितंबर से मंडे से आपकी क्लासेस ऑनलाइन स्टार्ट होंगी। हम आज आपकी क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम लोग स्टार्ट करें, लेट मी टेल यू वन थिंग। जितने भी बच्चे हमको लाइव देखें या बाद में रिकॉर्डेड देखें, वो ये ना मान के चलें कि आप ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं। प्लीज अश्योर योरसेल्फ कि आप ऑफलाइन बैठे हैं। वी कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर लाइव, राइट। तो आपको बहुत ध्यान देना है इस बात पे कि आप कोई वीडियो ना देखें, आप समझें कि सामने क्लास हो रही है। और हाँ, एक चीज जरूर कि अपना पेन और कॉपी लेके बैठें। जो भी चीज आपको बताई जाए, जो आपको लगे कि बहुत जरूरी चीज है, उसके नोट्स बनाते चलिए, राइट। ये नहीं है कि आपके मोबाइल में रिकॉर्डेड आप उसी से देख लोगे, फिर वो काम नहीं चल पाएगा। आप नोट्स बनाइए। जो भी क्वेरीज आपके पास आती हैं वो क्वेरीज मुझे जरूर सेंड करिए। जो भी डाउट्स होंगे उसका डाउट्स क्लियरिंग सेशन हम लोग अलग से किसी दिन रखेंगे। आज जो सबसे पहला चैप्टर मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं वो नाउन और आर्टिकल्स नहीं, जैसा बुक्स में जनरली आपको दिया जाता है। आज जो सबसे पहला चैप्टर आपके सामने आने जा रहा है दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्योंकि यही से सब चीज की शुरुआत होती है। कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं होगा आपके लिए जिसमें सब्जेक्ट आपको ना देखने को मिलता हो या वर्ब आपको देखने को ना मिलती हो, वो चाहे कोई भी सेंटेंस हो। इसलिए हम शुरुआती करते हैं अपने चैप्टर की हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ, राइट। तो बी रेडी, आप तैयार हो जाइए पेन और पेपर के साथ। नोट्स जरूर बनाते रहिए जैसा मैं बता रहा हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखिए सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ये तो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन ये एग्रीमेंट शब्द कहां से आया? एग्रीमेंट का मतलब आप सब जानते हैं, समझौता होता है। जब भी कोई समझौता होगा तो आप बताइए, मैं आपसे लाइव इंटरेक्ट करूंगा। कितने लोगों की जरूरत होती है अगर कोई भी समझौता होने जा रहा है? ये अकेले एक इंसान कर सकता है या वस्तु कर सकती है, या कम से कम दो की तो जरूरत पड़ेगी? यू टेल मी। जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा। कम से कम देखिए समझौता किसी भी प्रकार का होगा तो मिनिमम दो पार्टीज की जरूरत होती है। और जो यहाँ इंग्लिश में एग्रीमेंट होगा वो दो पार्टीज हैं, एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। ये दो पार्टीज के बीच में हमारा समझौता होगा। इससे पहले कि और आगे हम आपको ले चले, लेट मी आस्क यू कि सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में आपको जानकारी है कि नहीं? बिल्कुल मैं बेसिक से एकदम पढ़ाऊंगा। कोई भी बच्चा चाहे जितना ही कमजोर क्यों ना हो, आज की क्लास वो पढ़ेगा उसको 100% समझ में आएगा। बिकॉज आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट राइट फ्रॉम द स्क्रैच। बिल्कुल बिगिनिंग से मैं स्टार्ट करूंगा जैसे कि आपको कोई भी क्लाउड्स ऑफ डाउट्स ना आने पाए। इससे पहले कि मैं आपको सब्जेक्ट पढ़ाऊं, मैं आपको वर्ब पढ़ाना चाहूंगा, इसके बाद आपको सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। तो चलिए देखते हैं वर्ब। देखिए कोई भी जो वर्ब होती है, राइट, कोई भी जो वर्ब होती है वह दो प्रकार की बेसिकली आपके लिए आने जा रही है। एक होगी हेल्पिंग वर्ब जिसको HV मैं यहां पे लिख रहा हूं, और दूसरी होगी मेन वर्ब, राइट। दो प्रकार की वर्ब्स हैं आपके लिए जिसको आपको स्टडी अभी करना है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। लेकिन एक चीज शायद मैं बताना आपको भूल गया कि ये एग्रीमेंट है किस बात का? एग्रीमेंट है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक एग्रीमेंट है। जैसा कि चैप्टर का ही नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक एग्रीमेंट है। ये एग्रीमेंट कहता है कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा, एक वचन में होगा, तो उसके साथ लगने वाली जो वर्ब आएगी वो भी क्या होगी? वो भी एक वचन की होगी, सिंगुलर ही होगी। और अगर हमारा सब्जेक्ट जो दिया गया है ये प्लूरल है, बहुवचन है, तो इसके साथ लगने वाली वर्ब भी क्या होगी? प्लूरल होगी। ये चीज आपको ध्यान में देनी है। यही इंग्लिश का यहाँ पे एग्रीमेंट है कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर लगेगा और प्लूरल के साथ प्लूरल लगेगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है। यही एग्रीमेंट है। दिस इज द कॉन्कॉर्ड बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब हियर, राइट। इसको हम लोग इंग्लिश ग्रामर में इस इंस्टीट्यूट में SSPP रूल के नाम से जानते हैं। SSPP रूल। इस रूल पे बहुत सारी एरर्स दी जाती हैं फ्रॉम द बेसिक टू द एडवांस लेवल, राइट। SSPP रूल। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम वर्ब में हेल्पिंग वर्ब से, HV, हेल्पिंग वर्ब। अगर हम आपसे पूछें पूरी इंग्लिश में टोटल कितनी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, जो बच्चे मुझे नया ज्वाइन कर रहे हैं, आज मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो वो जरूर कोशिश करो और मुझे बताएं, समझे कि मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं। कितनी होती हेल्पिंग वर्ब्स टोटल? इन टोटलिटी मैं पूछ रहा हूं, कुल मिला के पूरी इंग्लिश के जितने भी शब्द ना, उसमें सबको मिला के हेल्पिंग वर्ब्स कितनी होंगी? 100, 200, 300, 400, 500, और बिल्कुल सही आपने गेस किया है, अनकाउंटेबल, एज अनकाउंटेबल एज हेयर ऑन योर हेड स्टार्स इन द स्काई, राइट।
सही जवाब बिल्कुल ये आपका नहीं है। टोटल हेल्पिंग वर्ब्स इन इंग्लिश है हमारे पास 22। 22 हेल्पिंग वर्ब हैं आपके पास, जस्ट 22 हेल्पिंग वर्ब्स हैं टोटल मिला के इंग्लिश में। अब इसको कैसे याद करेंगे वो देखते हैं। देखिए, आपकी कन्वीनियंस, आपकी सुविधा के लिए इसको मैंने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। पहली कैटेगरी का नाम दे रहा हूं यहां पे सिंगुलर कैटेगरी। कैटेगरी को मैं कैट लिख दे रहा हूं, CAT डॉट कैट। आप हो सकता है आप समझ जाएंगे इस चीज को। सिंगुलर कैटेगरी। अब सिंगुलर कैटेगरी में 4 हेल्पिंग वर्ब आपके पास हैं, देखिएगा। इज, डज, हैज and was. You've got 4 helping verbs in this category called singular category. आपके पास 4 helping verb हैं। फिर मैं रिपीट करता हूं, is, does, has and was। ये चारों को अलग कैटेगरी इसलिए दिया गया क्योंकि देखिए नाम ही दिया है सिंगुलर। ये चारों एक वचन सब्जेक्ट के साथ जाएंगी, कभी बहुवचन के साथ नहीं जाएंगी, जैसा कि एग्रीमेंट हुआ है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। दूसरी कैटेगरी लेते हैं, यहां पे हैं प्लूरल कैटेगरी, राइट। 4 सिंगुलर हैं तो 4 ही प्लूरल होंगे, ये भी आप देख लीजिए। इन्हीं सिंगुलर का प्लूरल बनेगा। इज को कन्वर्ट कर देंगे आर में, डज कन्वर्ट हो जाता है डू में, हैज कन्वर्ट हो जाता है हैव में, और वॉज कन्वर्ट हो जाता है वर में। ये आपके सामने 4 प्लूरल कैटेगरी की हेल्पिंग वर्ब्स आ चुकी हैं आपके सामने, राइट। थर्ड कैटेगरी होती है आइसोलेटेड कैटेगरी। आइसोलेटेड का मतलब जानते हैं आप लोग हैं? आइसोलेट का मतलब होता है पृथक कर देना। जैसे इस समय पाकिस्तान दुनिया में आइसोलेटेड है, चाइना दुनिया में डिप्लोमेटिकली भारत ने उसको आइसोलेट कर दिया है, पृथक कर दिया, उसके साथ कोई भी देश नहीं खड़ा है। तो आइसोलेटेड का मतलब होता है पृथक कैटेगरी, सेपरेटेड कैटेगरी, इसके साथ कोई नहीं खड़ा है। और आइसोलेटेड कैटेगरी की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है एम। इसको एम क्यों कहा? क्योंकि इसके साथ सिर्फ आई रहता है और कोई नहीं रहता है। तो एक आपको और हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी मिली है जिसका नाम है आइसोलेटेड कैटेगरी। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और लास्ट और आखिरी जो कैटेगरी है दैट इज, आखिरी कैटेगरी है कॉमन कैटेगरी। कॉमन का मतलब आप लोग समझते हैं, जैसे पैंट शर्ट अगर हम बोले तो ये कॉमन कपड़ा है कि नहीं है? बिल्कुल कॉमन होगा, क्योंकि बॉयज एंड गर्ल्स दोनों इसको कॉमनली पहन सकते हैं। लेकिन सलवार सूट की बात करें, साड़ी की बात करें, obviously your answer would always be no, leaving aside a few examples, exceptions, those who don't that। तो कॉमन कैटेगरी में कौन आता है? कॉमन कैटेगरी में वो जो सबके साथ इस्तेमाल हो जाए, दैट इज कॉल्ड कॉमन कैटेगरी। इसमें मॉडल्स भी आपकी आ जाएंगे, ध्यान दीजिएगा इसमें। देखिए कॉमन कैटेगरी में सबसे पहले आपके सामने आएगा डिड, हैड, must, ought to, used to, right? ought to, used to, can, अब वो मॉडल्स लेंगे, can, could, shall, should, will, would, did, had, must, ought to, used to, can, could, shall, should, will, would, and then क्या बचा अब इसमें है may, might, right? और शायद अभी must भी नहीं लिखा है, चेक कर लीजिए। must काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मस्ट 2 बार लिख गया है या कोई चीज़ 2 बार लिख गई है? 14 हो रही है। ought to, used to, can, could, shall, should, will, would, may, might, must 2 बार हो गया, राइट? जी हाँ, मस्ट 2 बार हो गया था, कोई बात नहीं। तो देखिए अगर ये काउंटिंग टोटल करेंगे कितनी हो गई? 13। अब 13 + 1 जोड़े 14, 4 18, राइट? और इसके बाद आपके पास 4 और बची हैं, 22 हेल्पिंग वर्ब हो गए। पूरी इंग्लिश में आपके पास बोर्ड पे देखिए ध्यान से 22 हेल्पिंग वर्ब्स हैं बच्चों। इन्हीं हेल्पिंग वर्ब से पूरा खेल है इंग्लिश में,
राइट। 4 ऐसी हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो सिंगुलर हैं, आप देख रहे हैं। 4 ऐसी हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो प्लूरल हैं। एक ऐसी है जो आइसोलेटेड है, जिसका कोई लेना देना किसी और के साथ नहीं है। ये जब भी कभी जाएगी तो आई के साथ ही जाएगी। और साथ 13 आपके सामने ऐसी हेल्पिंग वर्ब्स आ गई हैं जो कॉमन कैटेगरी में मैंने रखा। कॉमन कैटेगरी में रखने के पीछे द कॉन्सेप्ट इज कि ये भाई सबके साथ यूज हो जाती है। लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर, यहीं पे देख लेते हैं। देखिए सिंगुलर कैटेगरी, जैसे अगर हम बात करें राम, तो राम एक है ना, एक पर्सन है ना, तो इसके साथ राम इज तो लग सकता है, राम आर नहीं लग सकता। आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहे, आगे चल के और इसको डिटेल करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब अगर हमने कहा राम डू लगेगा कि डज, ये आप तय करिए बच्चों। राम अगर एक है तो एक वचन की हेल्पिंग वर्ब लगेगी, डज, डू तो नहीं लग सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से हम बात करें राम वॉज होगा कि वर होगा, ऑब्वियसली आपको आंसर समझ में आ रहा होगा। राम वॉज तो नहीं हो, राम वॉज ही होगा, वर तो नहीं हो सकता क्योंकि वर प्लूरल है और राम सिंगुलर है। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको दिया है, जस्ट गिवन यू अ लिटिल ग्लिम्स ऑफ व्हाट एग्जैक्टली दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट, कि सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल लगता है। अगर हम यहां पे राम और श्याम कर दें फॉर एग्जाम्पल, राइट, राम एंड श्याम अगर कर दें तो सब जगह प्लूरल लगेगा। राम एंड श्याम इज नहीं होगा, आर होगा, क्योंकि राम और श्याम जो है वो 2 इंसान हो गए। तो यह राम और श्याम के साथ इज लगाना गलत होगा क्योंकि राम और श्याम प्लूरल है, इज सिंगुलर है। आई होप कि आपको यहां तक जो भी मैंने बोर्ड पे लिखा है वो पूर्ण रूप से आपको समझ में आ रहा है। एक बार आप लोग और देख लीजिए, इससे पहले कि इस बोर्ड को मैं एफेस करूं, बिगाड़ूं, हटा दूं, इससे आप एक बार और नजर देख लीजिए। कोई भी चीज जो नोट्स आपने न बना पाए हो, छूट गए हों, आप उन नोट्स को देख लीजिए। 22 हेल्पिंग वर्ब है, जस्ट 22 हेल्पिंग वर्ब्स इन एंटायर इंग्लिश। ये प्योर हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इसमें हमने वो नहीं लिखा है नीड डेयर को, बिकॉज वो मेन वर्ब भी हो जाती हैं। यहां पे आप जस्ट गिवन यू द क्लासिक फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स ओनली 22। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं हटाने जा रहा हूं। ऑलराइट, तो ये तो थी हेल्पिंग वर्ब्स, लेकिन हेल्पिंग वर्ब्स के नीचे देखिए मैंने लिखा था आपके लिए मेन वर्ब। अब साहब एक क्वेश्चन आता है कि मेन वर्ब होती क्या है, व्हाट इज अ मेन वर्ब। इसको हम प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, यू कैन टर्म इट एज अ प्रिंसिपल वर्ब एज वेल। मेन वर्ब का मतलब होता है कोई एक ऐसा शब्द जिसमें कोई एक्शन हो रहा हो। A word that carries an action in itself is called a main verb. कोई भी शब्द जिसमें कोई एक्शन हो रहा हो, जैसे अभी देखिए आपने पढ़ा था इज मीन्स होता है, कोई एक्शन इसमें हो रहा है, कोई काम हो रहा है, ऑब्वियसली नो, कोई काम नहीं हो रहा है। लेकिन अब मेन वर्ब में कोई ना कोई काम जरूर होगा। जैसे मैं अभी क्या कर रहा हूं, टीच माने होता है, आपको मालूम है, पढ़ाना। तो इसमें देखिए टीच इज ए मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं। हेल्पिंग वर्ब तो वैसे भी आप सेग्रीगेट कर सकते हैं कि 22 को छोड़ के जितनी भी वर्ब्स हैं सब मेन वर्ब होंगी, राइट। और मेन वर्ब्स कितनी, अगर आपसे कोई पूछता 100, 200, 300, 400, 500 की इनफाइनाइट, तो मेन वर्ब्स को कभी गिना नहीं जा सकता है। क्वेश्चन अराइजेस क्यों नहीं गिना जा सकता है, क्योंकि मेन वर्ब्स अनगिनत हैं। अनगिनत क्यों, क्योंकि कितने काम दुनिया में होंगे ये गिने नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो मेन वर्ब्स अनकाउंटेबल होती हैं। टीच माने पढ़ाना, आप क्या कर रहे हो, अपने घर में बैठ के ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो, स्टडी माने अध्ययन करना यानी पढ़ना। इस तरह के जितने भी काम होते हैं, जैसे सोना, उठना, खेलना, फेंकना, कपड़े धोना, खाना पीना, एंड सो मेनी वर्क्स आर देयर, राइट। बहुत सारे काम होते हैं, पीसेस ऑफ वर्क आर देयर, जिनको आप मेन वर्ब कहते हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं कि भाई वर्ब तो हमने समझ ली, सिंगुलर और प्लूरल क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब को कैसे आप पहचानेंगे, ये कब सिंगुलर होती है और कब प्लूरल होती है, इसका एक ग्लिम्स, एक आइडिया लीजिए। चलिए हम आपसे पूछते हैं कि जैसे टीच है, टीच मीन्स पढ़ाना। अब आप बताइए ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। सभी बच्चे जो खासतौर से मुझे पहली बार इंटरैक्ट कर रहे हैं वो जरूर मेरे सवाल का जवाब दें, टीच सिंगुलर है कि प्लूरल है। वो विल स्टडी लाइक दिस, यू नो, जिससे कि आपको ये ना लगे कि नहीं हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, हम लोग ऑफलाइन में भी ऑफलाइन का मजा लें ऑनलाइन में। बताइए टीच सिंगुलर है ना, चलिए देखते हैं। तो स्टडी भी क्या होगा, सिंगुलर होगा,
कुछ कह रहे हैं प्लूरल, कुछ कह रहे हैं सिंगुलर, मैं यहीं से आपको समझ रहा हूं, समझ लीजिए, राइट। इसी प्रकार से रीड क्या होगा, रीड मीन्स पढ़ना। कुछ बच्चे अपने घर में बैठ के मोबाइल पर ही मुस्कुरा रहे हैं, मैं यहीं से देख रहा हूं आपको, स्माइल। और कुछ उससे भी एक डिग्री ऊपर काम कर रहे हैं, हंस रहे हैं, लाफ। तो अब देखिए इतनी सारी मैंने मेन वर्ब्स आपके सामने लिख दी हैं और आपको बताना है कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। जिन बच्चों ने कहा था ये सिंगुलर है, बिल्कुल सही जवाब उनका नहीं था, ये सभी प्लूरल हैं। अब हाउ डू वी आइडेंटिफाई कि मेन वर्ब सिंगुलर और प्लूरल कैसे होता, कब होता, इसको कैसे हम पहचानेंगे? बहुत सिंपल पहचान है भाई साहब। देखिए किसी भी मेन वर्ब में, कोई भी जो मेन वर्ब होती है ना बच्चों, उसमें जब एस और ईएस, ये भी इसके ऊपर भी हम लोग बुक्स में पढ़ लीजिए, हाई स्कूल की सभी किताबों में लिखा हुआ कि भाई एस कब लगता है, ईएस कब लगता है, फिर भी अगर आपको नहीं तो मैं ही पढ़ा दूंगा। देखिए मेन वर्ब में जब एस या ईएस जोड़ दिया जाता है तो ये सिंगुलर हो जाती है, सिंगुलर मेन वर्ब बन जाती है बच्चों, ठीक। अगर एस या ईएस मेन वर्ब में नहीं जुड़ा है तो हमेशा प्लूरल होगी, ध्यान दीजिएगा। लेकिन जैसे ही मेन वर्ब में एस या ईएस जुड़ जाएगा अब वो सिंगुलर बन जाएगी। देखिए भाई साहब, जो लोग कह रहे थे कि भाई टीच तो सिंगुलर है, वो जरा ध्यान दें, इनमें किसी में भी देखिए टीच, स्टडी, रीड, स्माइल, लाफ, कहीं एस या ईएस बाद में नहीं लगा है। इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि ये मेन वर्ब क्या है, ये प्लूरल है। आप अगली बार से गलती ना करिए, बिकॉज बहुत सारी गलतियां आएंगी आपसे, मैं अभी बता रहा हूं आपको कि बहुत आज बेसिक एलिमेंट्री क्लास में आपको दे रहे हैं। जैसे आप टीच लिखा था, टीच में एस या ईएस में ईएस लगता है तो क्या हो जाएगा, टीचर्स, राइट। तो टीच का सिंगुलर क्या हो गया, टीचर। स्टडी का सिंगुलर क्या हो गया, बोलो यार, तुम बोल नहीं रहे हो घर पे। हमने कहा था लाइव पढ़ लो मेरे साथ, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन, ऐसे समझिए मेरे को। आई एम सॉरी। स्टडी हो गया, स्टडीज बोलते रहिए भाई। नेक्स्ट बोलो, रीड का सिंगुलर क्या होगा, फिर यार तुम नहीं बोल रहे हो, बोल लो, मेरी निगाह तुम तक जा रही है, रीड्स। स्माइल का क्या होगा सिंगुलर, स्माइल्स। और लाफ का क्या होगा, नहीं बोल रहे, तुम बहुत मुग्धर हो, नहीं बोलोगे, लाफ्स हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये सभी मेन वर्ब्स हैं और इनको अगर हमें सिंगुलर बनाना तो या तो आपने एस जोड़ा या ईएस जोड़ा। उसके ऊपर भी बहुत कुछ सिंपल सा है, जैसे एस आ जाए मेन वर्ब का आखिरी अक्षर, एस एच आ जाए, सी एच आ जाए, ओ आ जाए, एक्स आ जाए, इस तरीके से हाई स्कूल की किताब में सबको लिखा हुआ, फिर भी मैं आपको सब लिख के बता दूंगा, चिंता ना करिए। तो ये देखिए यहां पे सबके साथ ईएस लगता है, बाकी में एस भी लग जाएगा, ठीक है ना। आइए, तो ये समझ में आ रहा मेन वर्ब का चीज, बिल्कुल क्लियर, कोई किसी को डाउट्स नहीं है, राइट। इसको एफएस करता हूं, ठीक जी। अब देखिए यहां पे बहुत बड़ा क्लाउड ऑफ डस्ट बच्चों आता है, बहुत बड़ा एक संदेह के बादल आते हैं। बहुत बच्चों ने सीखा होगा ये तो सर क्या पढ़ा गया, जो बच्चे बहुत बेसिक से आए भी 12th पास करके आए वो उनको तो लग रहा होगा कि एस लगाने से तो प्लूरल होता है। देखिए साहब, आपने पेन में एस लगाया तो पेन तो कहते थे प्लूरल हो गया साहब, है ना। की में लगाया तो प्लूरल हो गया, कीज। एक से ज्यादा चाबियां, एक से ज्यादा पेन, क्यों। बॉय में एस लगाया तो ये तो प्लूरल हो गया। बच्चों क्वेश्चन यहां पे ये है, कैन आई हैव वाटर प्लीज जी। देखिए मेन वर्ब में बेटा जब एस लगाओ तो मेन वर्ब सिंगुलर होता है, लेकिन जब नाउन में जब आप एस लगाएंगे तो नाउन प्लूरल बन जाता है, प्लूरल नाउन हो जाता है। ये अंतर है बस, यानी आपके सामने एक छोटा सा अंतर यहां पे आ गया है कि एस मेन वर्ब में भी लगता है, एस लाइए मैं थोड़ा सिंकारा पी लूं, और एस आप जो है नाउन में भी लगता है। लेकिन जब ये मेन वर्ब में एस लगेगा तो मेन वर्ब सिंगुलर हो जाती है, और यही जब एस नाउन में लगता है तो नाउन वो प्लूरल हो जाती है। इतना छोटा सा आपको ध्यान रखना है। टेक ए हाफ मिनट ब्रेक गाइज, आप भी पानी वानी पी लीजिए, सिंकारा पी लीजिए। मीनवाइल आई एम आल्सो टेकिंग द सेम। करना अध्ययन करना खाना है। चलिए, तो अब मैं आपको छोटी सी एक एक्सरसाइज कराने जा रहा हूं।
जो अभी आपने थ्योरी में पढ़ा है कितना समझ में आया कितना नहीं आया, एक छोटा सा एग्जाम्पल भी हम लोग ले लें, क्योंकि बहुत बच्चे तो हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, शायद उनको कितना समझ में आता है ये तो वही जानते होंगे। चलिए अब बताइएगा बच्चों, ये सेंटेंस सही है कि गलत है? माई फादर, दो ऑप्शन देंगे, दो में एक आपको करेक्ट करना है। स्कॉल्ड मी, स्कॉट का मतलब होता है डांटना। माई फादर स्कॉल्ड मी, माई फादर स्कॉट्स मी, विच वन वुड बी राइट एंड व्हाई? व्हाई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर। आप बताइए, मेरे पिताजी मुझे डांटते हैं, इसमें क्या होना चाहिए? स्कॉल्ड कि स्कॉट? अभी भी जो बच्चे कह रहे हैं ना स्कॉल्ड होना चाहिए साहब, तो फिर पापा तो देखो जनरली बायोलॉजिकली और लॉजिकली एक होने चाहिए, सिंगुलर होने चाहिए। तो भैया अगर सिंगुलर है ना तो स्कॉट्स को सही कर दो, स्कॉट वाले में सोसाइटी विल रेज मेनी क्वेश्चंस बिहाइंड यू, राइट? सो माय फादर स्कॉट होगा कि स्कॉट्स होगा? अब भी अगर कंफ्यूजन तो मैं बताता हूं, फिर अभी तुमको स्कॉट्स होगा, एस लगाना पड़ेगा, बिकॉज देखो माय पापा है यार एक सिंगुलर, इसमें तो नहीं डाउट होना चाहिए ना बच्चों फिर। और वर्ब ये स्कॉट क्या है? स्कॉट है प्लूरल, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर लगेगा, प्लूरल के साथ प्लूरल लगेगी। ये तो एग्रीमेंट हम लोगों ने राइट फ्रॉम द वर्ड गो शुरुआत से एकदम सीखा है। चलिए इसमें कोई बात नहीं, इसमें डाउट आ गया, नो प्रॉब्लम। अगला देखते हैं, चाइना इंटीमिडेट, और एक लिखेंगे इंटीमिडेट्स। अब चाइना एक है कि दो है कंट्री? आप सबको मालूम है एक ही है, एक ही अनेक में भारी है, क्यों? इंडिया। हालांकि इंडिया जवाब अच्छा दे रहा है। तो देखिए चाइना इंटीमिडेट इंडिया कि इंटीमिडेट्स इंडिया? चाइना एक है ना, तो ये सिंगुलर हुआ इंटीमिडेट, तो ये सही हो गया, इंटीमिडेट गलत हो गया। एक और ऑप्शन लेंगे, एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। एम के सर ले लो, द मैन हु इज टीचिंग यू राइट नाउ, जो आपको पढ़ा रहा है, एम के सर, राइट? एम के सर बताना कौन सा होगा? मेक कि मेक्स अस लाफ? एम के सर हमको हंसाते हैं, तो क्या हो गया? एम के सर, तो यार अभी देख लो, कायदे देख लो, एक ही आदमी है ना, तो एम के सर जब सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ड कौन सी होगी? मेक कि मेक्स? अभी भी कुछ बहुत बड़े वाले कह रहे मेक होगी, हम समझ रहे हैं भैया, मेक नहीं होगी, क्या होगी? मेक्स होगी, क्योंकि सिंगुलर के साथ लगता है सिंगुलर। इतना सब क्लियर हो गया? इतना एक बार बोर्ड में देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ने जा रहे हैं, हटाने जा रहे हैं। समझ लीजिए, जिनको अभी भी ना समझ में आ रहा वो अपने क्वेश्चंस रेज कर ले। व्हाट्सएप ग्रुप हम डेवलप कर देंगे आपका आज थोड़ी देर बाद, उसमें आपको ऐड कर देंगे, और आपने जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कर सकते हैं लाइव। आप चाहते हैं मैं आपको बताऊं तो उसके लिए हम सेशंस रखेंगे, जिससे कि आप आकर के हमसे कुछ भी पूछेंगे, ऑन द स्पॉट में आपको वो जवाब देने में सक्षम रहूंगा, राइट? चलिए तो बिगाड़िए, ओके। ऑलराइट गाइस, ये तो था वर्ब के बाद सब्जेक्ट हमने देखा। अच्छा अब देखिए बहुत सारे, अब तो देख तो लिया ही है कि नाउन हमारा सब्जेक्ट बन सकता है। अगर नाउन सिंगुलर होगा तो कौन सी वर्ब लेगा अपने साथ? बोल लो बेटा, सिंगुलर वर्ब ही लेगा। बोलिए बोलिए, मत समझिए कि यू आर स्टडिंग ऑनलाइन। ऑनलाइन कुछ नहीं है, सब समझो तुम सामने देख रहे हो। और नाउन अगर हमारा प्लूरल होगा तो भैया वो प्लूरल वर्ब लेगा, ठीक है? इतना आपको समझ में आ रहा होगा। आइए नाउन के बाद अब एक और एग्जाम्पल देते हैं हम आपको। चलिए, नरेंद्र मोदी, काम 10 के बराबर करते हैं कई लोगों की नजर में, लेकिन है तो एक ही इंसान ना, नरेंद्र मोदी। अब आपके हिसाब से ये तो सिंगुलर है, तो टेक तो प्लूरल है बच्चों, क्योंकि इसमें एस तो लगा नहीं है, तो टेक होगा कि टेक्स होगा? स्टर्न डिसीजंस, कड़े फैसले लेते हैं, जाने जाते हैं फॉर टेकिंग टफ डिसीजंस, टफ स्टैंड। तो नरेंद्र मोदी टेक की टेक्स? टेक्स सही होगा, टेक गलत हो जाएगा। ऑलराइट, क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं। अब आगे चलते हैं। प्रोनाउन जब आती है यहां पे आपको बहुत कंफ्यूजन होगा, जहां पे आपको दिक्कत भी आएगा, वो मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूं। चलिए
प्रोनाउन। देखिए प्रोनाउन हम आपको चैप्टर नहीं पढ़ाने जा रहे प्रोनाउन का अलग से, लेकिन एज ए सब्जेक्ट जब प्रोनाउन यूज होता है सो आपको बहुत सारे दिक्कतें लाता है, बहुत सारे कंफ्यूजन आता है। वो कंफ्यूजन अभी हम आपके लिए ला भी रहे हैं। चलिए देखिए भाई, ईच वन, ईच बडी, ईच थिंग, थिंग को बाद में चलो लिखते हैं, ईच वन ईच बडी। कंफ्यूजन इज गोइंग टू माउंट अप नाउ। एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, somebody, anyone, anybody, no one, nobody, okay, none, neither, इसको आप neither भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, either इसको आप either भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, राइट। और लास्ट में एक वन भी लिख लेते हैं। चलिए इधर लिख लेंगे कहीं वन, ऊपर लिख ले रहे वन, ठीक, जिससे आपको बोर्ड पूरा विजिबल हो सके। तो देखिए साहब, भरिए उसको इंक भर दीजिए। ईच वन और एवरी वन, वन और बडी के बीच में कोई अंतर नहीं है। आप चाहे वन लगाइए लिखने या बोलने में, या बडी लगाइए, बट अंतर कहाँ पे आएगा वो मैं आपसे पूछने जा रहा था कि ईच वन का मतलब होता है प्रत्येक व्यक्ति। यहीं से समझ लीजिए आपकी क्लास में अब थोड़ा सा मजा आने जा रहा है, क्वेश्चंस इससे बहुत सारे बनेंगे। और एवरीवन का भी मतलब होता है प्रत्येक व्यक्ति। अब हम आपसे एक क्वेश्चन करते हैं कि ईच वन और एवरीवन दोनों की हिंदी तो बराबर है, प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक व्यक्ति, तो साहब अंतर कुछ होता है कि इसके बीच अंतर कुछ नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए अगर अंतर नहीं होता ना तो दो शब्दों का जन्म ही नहीं होता। तो कभी भी अगर ऐसा आपको मिल जाए कि दोनों समान है तो दोनों में कोई ना कोई अंतर, कोई नुआंसेस, कोई सटल डिफरेंस, कोई बारीक अंतर जरूर होगा। पता करते हैं ईच वन और एवरीवन में। चलिए सबसे पहले तो मैं उनसे बच्चों से पूछता हूं जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने ये पहले मुझसे कभी भी नहीं पढ़ा है। आप लोग बच्चों बताइए, ईमानदारी से बताइएगा, ऑनेस्टली बताइएगा अपने दिल से पूछ के कि भाई ईच वन और एवरीवन में क्या अंतर होता है। कुछ बच्चे जवाब दे रहे होंगे, मैं सुनने की कोशिश कर रहा हूं। आई एम टेकिंग हॉल्ट। नहीं तो चलिए देखिए, ईच और एवरी के बीच में अंतर देखिए जरा आप। ईच जो यूज होता है स्पेसिफिकली, खास तौर से, स्पेशली, वो फॉर टू पर्सन्स, दो से ज्यादा के लिए भी हो सकता है, लेकिन हम अंतर बता रहे इसलिए भी आपको दे रही है। ये खास तौर से सिर्फ तब लगता है जब दो व्यक्तियों की बात हो या दो वस्तुओं की बात हो, तो ईच का इस्तेमाल होता है। और एवरी कब लगता है? खास तौर से क्या? फॉर ऑलवेज, खास तौर छोड़ दीजिए, हमेशा दो से ज्यादा के लिए, हमेशा दो यानी टू पर्सन से ज्यादा ही होने चाहिए, नहीं तो एवरी नहीं लगेगा। या दो से ज्यादा थिंग्स होंगी, वस्तु होंगी, तभी एवरी लगेगा। ईच सिर्फ दो के साथ, एवरी दो से ज्यादा के साथ। ये ध्यान आ गया, समझ आ गया? अब देखिए, अच्छा एक चीज और अभी आपको जानकारी देनी थी कि जितने भी मैंने सब्जेक्ट्स लिखे हैं आपको प्रोनाउंस के फॉर्म में, चाहे वो ईच वन हो, एवरी वन हो, सम वन हो, एनी वन हो, नो वन हो, नन हो, नीदर हो, इधर हो, ये बेटा सभी सिंगुलर होते हैं, हमेशा सिंगुलर होंगे। ध्यान देना बच्चों, बिकॉज यहां से क्लास थोड़ी सी टफ होगी। ये हमेशा एक वचन होंगे, ये कभी भी बहुवचन नहीं होंगे, हमेशा एक वचन भी होंगे। ईच लगाओ, एवरी लगाओ, सम लगाओ, एनी लगाओ, नो वन लगाओ, नन लगाओ, नीदर लगाओ, ईदर लगाओ, इसके साथ आपको हमेशा एक वचन की हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करनी, यानी किसी के साथ आर नहीं लगेगा, हमेशा इज लगेगा, किसी के साथ डू नहीं लगेगा, हमेशा डज लगेगा, किसी के साथ वर नहीं लगेगा, हमेशा वॉज लगेगा। ये आपको ध्यान देना है। किसी के साथ गो नहीं लगेगा, गोज लगेगा, बिकॉज ये है सिंगुलर। और यही तो हम लोगों ने सीखा था, दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, यू नो, हैवंट वी, कि भाई सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ईच एवरी आ गया। इससे पहले कि सिंगुलर और प्लूरल में जाए, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, ईच के साथ बताइए क्या सही होगा। आज बहुत बेसिक क्लास में ले रहा हूं। ईच के साथ हैंड सही होगा कि हैंड्स सही होगा? HANDS, बताओ बच्चों। प्रत्येक हाथ, ईच हैंड की ईच हैंड्स?
ईच हमने बताई दिया आपको पहले, ईच है सिंगुलर, एक वचन, तो एक वचन साथ एक वचन ही लगेगा। अब आपका आंसर तो आपकी जेब में है भाई साहब। ईच हैंड सही होगा, ईच हैंड्स गलत होगा। तो चलिए हम लोग, अच्छा क्या एवरी हैंड हो सकता है? क्वेश्चन अराइजेज एवरी हैंड, हैंड्स तो हो ही नहीं सकता, एवरी हैंड हो सकता है कि नहीं हो सकता? बताइए, मैं पूछ रहा हूं उन बच्चों से खास तौर से जो मुझे पहली बार सीख रहे हैं, एवरी हैंड पॉसिबल है कि नहीं? हम ये 2 हाथ है मेरे, तो ईच हैंड होगा कि एवरी हैंड होगा? बहुत सही बताया गुरु तुमने, एवरी। अरे एवरी नहीं हो गया, कितने हैं? 2 हैं। देखो ईच तब लगेगा जब 2 की बात हो ना। तो मेरे हाथ कितने हैं? 2 हैं। अरे आप अपने भी चेक कर लो ना, 2 ही तो होंगे। लेकिन दुर्गा जी के लिए बात करो, अगर गॉडेस दुर्गा की बात करोगे तो एवरी हैंड ऑफ गॉडेस दुर्गा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एवरी हैंड ऑफ गॉडेस दुर्गा हैज अ वेपन। दुर्गा जी के कितने हाथ होते हैं? 5 की 6? 8 होते हैं। सही कहा तुमने। तो देखिए अष्टभुजाधारी उनको कहते हैं। सो एवरी हैंड ऑफ गॉडेस दुर्गा हैज अ वेपन, राइट? अपने लिए ना यूज करना। बताओ ईच ईयर सही है कि एवरी ईयर? गिन लो, 2 है तो ईच लगाओ, 2 से ज्यादा है तुम्हारे तो एवरी लगाओ। चॉइस इज योर्स। हाँ चलिए ठीक है। अब ईच नोज होगा कि एवरी नोज होगा? बोले भाई साहब, एक बैठे अपने घर में बोले ईच होगा। भाई साहब ना ईच लगेगा ना एवरी लगेगा, क्योंकि ये तो एक है। ईच और एवरी का अस्तित्व यानी जन्म यानी एग्जिस्टेंस तब होता है जब मिनिमम कम से कम 2 हो। जब एक ही है तो फिर क्या लगाओगे? अब आप क्या बोलोगे? ईच स्टमक? डॉक्टर साहब मेरा पेन कर रहा है, कितने स्टमक लेके चलते हो? राइट? तो ईच तभी लगता है जब मिनिमम कम से कम आपके पास 2 ऑब्जेक्ट्स हो, नहीं तो ईच नहीं लगेगा। राइट? चलिए, ईच लेग बोले कि एवरी लेग? आप अपनी बताओ, चॉइस इज योर्स। अब मैं इसका जवाब तो नहीं देने जा रहा हूं, इतना तो आपको देखना ही पड़ेगा खुद ही। अब ये भी हम बताएंगे आपको, तो हो गया भैया। चलिए, तो ईच और एवरी के बीच में आपको सब क्लियर हो गया। अच्छा बताना इस सेंटेंस में क्या गलती, मैं एक एग्जांपल लिखने जा रहा हूं आपको। एवरी हाउसेज इन माई लोकेलिटी, एवरी हाउसेज इन माई लोकेलिटी इज गुड। बहुत छोटा सा सेंटेंस आपके लिए लिखा है। क्या इसमें कोई पूरे सेंटेंस में एरर है? देखिए जरा, कास्ट योर आइज। एवरी हाउसेज इन माई लोकेलिटी इज गुड। क्या ये इज की जगह आर होगा कि हाउसेज की जगह हाउस होगा? ये आपको बताना है। अब ये हम आपको पहले से क्लियर कर रहे भाई, मेरी लोकेलिटी में, सभी लोकेलिटी में 2 से ज्यादा करूंगा। स्विट्जरलैंड में आप थोड़ा रहते हो। आई एम सॉरी। सो एवरी हाउसेस तो नहीं होगा, बिकॉज एवरी सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ सिंगुलर नाउन ही लगती, प्लूरल नहीं लग सकती है। तो एवरी हाउसेस गलत है, एवरी हाउस सही है। यही तो बिल्कुल सही था भाई साहब, आर तो आ ही नहीं सकता ना। हाउस लिखा ना, हाउस के साथ क्या होगा? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ईच ईच लीडर होगा कि ईच लीडर्स होगा? बताइए आप लोग। ईच लीडर्स कि ईच लीडर? पहले इतने बता दो। बिल्कुल सही है, लीडर ही सही होगा, लीडर्स गलत होगा, क्योंकि आप सिंगुलर ईच है और सिंगुलर के साथ हमेशा क्या लग सकता है? सिंगुलर ही लग सकता है। आई होप कि आपको हमारी बात समझ में आ रही होगी। बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड, कोई बहुत ज़्यादा टफ चीज़ तो है नहीं। समझ गए ईच और एवरी के बीच में? अब देखिए, ज़्यादातर क्या होता है जब आप ऑडिटोरियम्स में फंक्शंस होते हैं, जैसे अवार्ड नाइट्स आती हैं बॉलीवुड इंडस्ट्रीज की एंड ऑल दैट, उसमें देखिए जो एंकर होता है वो क्या कहता है? गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कि कहता है गुड इवनिंग ईच बडी या ईच वन, क्योंकि ऑडिटोरियम में तो कम से कम कितने 200 तो ज्यादा लोग बैठे होंगे ना, नहीं तो ऑडिटोरियम में कौन जाएगा? ठीक है ना? अब बात बताइए, ईच स्टार इन द स्काई कि ईच स्टार्स इन द स्काई? अगर आप, हाँ इसमें कौन सा सही होगा? स्टार ही होगा ऑफ कोर्स। अगर आप 2 मोबाइल लेके चलते हैं अपने साथ, जनरली आजकल देखा गया है कि पीपल कैरी 2 मोबाइल, तो इसमें क्या लगेगा? ईच मोबाइल that I carry is an iPhone कि every mobile that I carry is an iPhone? अगर आप 2 iPhone लेके चलते हो, ईच मोबाइल होगा। आई थिंक ये बिल्कुल समझ में आपको आ चुकी है। अच्छा, जैसा मेरा एक पत्नी है, आई हैव अ वाइफ, मेरी एक पत्नी है मान लो, तो मैं क्या बोलूँगा? ईच वाइफ एट होम कि एवरी वाइफ एट होम? सोच लो, सोच लो। बहुत जो बैठे भाई साहब हैं सामने, वो सोच रहे हैं कि एवरी का केस उनके साथ कभी लग सके, नहीं हो पाएगा भाई साहब।
ठीक है, तो यहां क्या होगा, ना ईच लगेगा ना एवरी, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जो तुम्हें बोलना बोल सकते हो, आई वोंट टेल माय ट्रुथ। तो देखिए साहब यहां क्या लगेगा, ईच की एवरी, अगर वाइफ है एक तो ना लगेगा ईच, ना लगेगा एवरी, क्योंकि ईच और एवरी का अस्तित्व तब आता है जब मिनिमम 2 का केस होगा, एक में दोनों ही नहीं लगते हैं। इतनी चीज समझ में आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं, सॉरी कफिंग बिट। अब आइए समवन और एनीवन में क्या अंतर होता है। देखिए समवन का मतलब होता है कोई व्यक्ति, और एनीवन का भी मतलब होता है कोई व्यक्ति। हाँ, अब फिर वही क्वेश्चन आया, मैं आपसे करूंगा कि भाई ये जो समवन है इसका भी मतलब कोई व्यक्ति है, एनीवन का भी मतलब कोई व्यक्ति, तो इन दोनों में अंतर क्या होगा। अब जो स्मार्ट स्टूडेंट्स होंगे उनके पास तो जवाब आ भी चुका होगा, वो बोल भी दोगे सर वही अंतर होगा कि समवन लगेगा 2 के साथ, एनीवन लगेगा 2 से ज्यादा के साथ। तो भाई साहब आई कैन टेल यू वन थिंग कि एक सवाल को 2 बार मैं पूछता ही नहीं हूं। अब यहां वो कॉन्सेप्ट फिट नहीं होने जा रहा, दैट कॉन्सेप्ट इज नॉट रिपीटिंग हियर इन दिस पर्टिकुलर केस। व्हाई, ये तो कुछ अलग केस हो गया ना। तो चलिए देखते हैं सम और एनी के बीच में अंतर क्या है। सम और एनी के बीच में बहुत सिंपल सा बेटा अंतर है। सम यूज होता है पॉजिटिव सेंटेंस के साथ और एनी यूज होता है इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के साथ। आई रिपीट, जो बच्चे नए हैं अभी 12th पास करके मुझे देख रहे हैं या इंग्लिश में ज़्यादा कमज़ोर हैं, टेंशन मत लीजिए, मैं बहुत धीमे से पढ़ाऊंगा। ये बहुत पहली क्लास है आज मंडे को, और होप कि आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। देखिए सम लगता है पॉजिटिव सेंटेंस में जिसमें नो नॉट नेवर ना आए, वो पॉजिटिव सेंटेंस कहलाता है। और एनी लगता है इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक या नकारात्मक यानी नेगेटिव सेंटेंस। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, आपको समझ में आ जाएगा। कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। अब कोई आ रहा है, यहां कोई जो कोई यानी कोई व्यक्ति आ रहा है, ये कोई की इंग्लिश क्या लगनी चाहिए, समवन इज कमिंग कि एनीवन इज कमिंग। ये आप बताओ, क्या ये क्वेश्चन मार्क दे रहा है, नहीं। क्या इसमें कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, नहीं। क्या ये नकारात्मक सेंटेंस है, नहीं। पॉजिटिव है तो सम लगेगा, समवन इज कमिंग। बहुत बच्चे गलत कर जाते हैं धोखे से, समवन इज कमिंग होगा। अब देखिए इंटरोगेटिव इसी सेंटेंस को कर दें, जैसे आपके घर में आता हूँ, सारी बेडशीट और कर्टेन्स और सब कुछ का प्लेट सब नया बदला मुझे दिख रहा, तो मैं आपसे जरूर पूछूंगी यार रोज तो तुम्हारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, ऐसा कब देते हो कि मेरा होठ कट जाता चाय पीते समय, तो आज ये कैसे बॉन चाइना के तुमने नए निकाल दिए, क्यों। तो क्या कोई आ रहा है, क्वेश्चन आया क्या कोई आ रहा है। अब क्या कोई आ रहा, देखिए इसमें तो सवाल ही हो गया ना। जब सवाल आ जाएगा तो क्या आएगा, समवन इज कमिंग, इज समवन कमिंग। ये देखिए बहुत बारीक अंतर है। इज समवन कमिंग होगा, नहीं होगा, इज एनीवन कमिंग। क्योंकि प्रश्न पूछेंगे तो सम का अस्तित्व नहीं आएगा, सम विल नोवेयर बी इन द कंसिडरेशन। सम का कोई कंसिडरेशन ही कभी ना करिएगा जब तक आपको क्वेश्चन मार्क ना मिल जाए या जब तक आपको नकारात्मक सेंटेंस ना मिल जाए। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए किशोर कुमार का एक बहुत बड़ा फेमस गाना था कि समवन इज एनोनिमस, समवन इज डिफेम। क्या मतलब हुआ इसका, गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई। तो देखिए समवन इज एनोनिमस, जावेद अख्तर साहब ने लिखा था, उन्होंने लिखा कि एनीवन इज एनोनिमस, एनीवन इज डिफेम। देखिए एक सेंटेंस और लेते हैं, यू नो व्हाट, कोई भी आपके जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं, मैं भी पढ़ाता हूं, तो आप देखिए जब वो आपसे ये पूछते हैं भाई कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है, तो वो आपसे क्या कह के पूछते हैं, एनी डाउट, यही कहते हैं ना। सम डाउट तो नहीं पूछते ना, एनी कंफ्यूजन, राइट। वो सम कंफ्यूजन नहीं बोलेंगे। और आप पढ़ ले हमारी क्लास है, आपको नींद आ रही है तो जरूर मैं आपसे पूछूंगा एनी प्रॉब्लम, क्यों भाई साहब कोई प्रॉब्लम है आपको, कोई दिक्कत है आपको, क्यों नहीं समझ में आ रहा है। तो ये देखिए एनी और सम के बीच में आपको अंतर मैंने बता दिया है। तो अभी व्हाट वी हैव स्टडीड सो फार इज कि अभी हमने आपको पढ़ाया ईच और एवरी के बीच में क्या डिफरेंस होता है, सम और एनी के बीच में क्या डिफरेंस होता है। आगे चलते हैं जल्दी से बिफोर वी वाइंड अप दिस क्लास। अब हम लोग पढ़ेंगे ये नो वन और नन। देखिए नो वन 100% नेगेटिव सेंटेंस में यूज होगा। नो वन मीन्स कोई नहीं,
और नन का भी मतलब होता है 100% नेगेटिव, ये 100% नकारात्मक सेंटेंस में यूज होगा। और इसका भी मतलब होता कोई नहीं। इस कोई नहीं, दोनों के कोई नहीं में क्या अंतर है वो आपको फर्दर अभी मैं पढ़ाऊंगा। राइट, कितना समय हुआ? 40 मिनट्स हो गया है। चलिए ठीक है बस। तो ये नो वन और नन, नीदर और ईदर, ये चलो नीदर ईदर हम पढ़ा देते हैं, नो वन और नन आपको अगली क्लास में हम आपको देंगे। राइट, आज की बहुत पहली क्लास है, आप भी यूज्ड हो जाइए क्लास लेने की ऑनलाइन, हमारी इंग्लिश की क्लास। बिकॉज इंग्लिश में बहुत ज़्यादा लोग सोचते हैं कि बोर्डम होती है, मोनोटनी होती है, बट आई डोंट थिंक सो कि मोनोटनी जरा सी भी आपको हो रही होगी। चलिए नीदर को देखते हैं। नीदर भी, ये तो मैंने पहले बता दिया ना आपको कि भैया ये सभी सिंगुलर हैं, दे ऑल आर सिंगुलर, प्लूरल होते ही नहीं है ये। तो नीदर नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, आप सब जानते ही होंगे, और ईदर पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होता है। और एक चीज और जानने की जरूरत है, नीदर का यूज सिर्फ होता है दो व्यक्तियों के साथ। दो से ज्यादा व्यक्ति आ गए या दो से ज्यादा वस्तुओं की बात कर दी तो फिर नीदर यूज नहीं होगा। ठीक, ऐसे ही ईदर का भी यूज होता है टू पर्सन्स के साथ या टू थिंग्स के साथ ईदर यूज होगा। इससे पहले ईदर का अगर तीन लोग हो गए तो ईदर का अस्तित्व खत्म है। अब क्योंकि मैंने आपको बता ही रखा है कि ईदर और नीदर दो के साथ यूज होते हैं। अब मान के चलिए कि आपको लखनऊ जाना है और दो रास्ते हैं, एक वाया शुक्लागंज, आप लखनऊ जा सकते हो, और एक वाया हमने कहा नेशनल हाईवे आप जा सकते हो। ठीक, अब आपने पूछा कि सर कौन सा रास्ता अच्छा होगा, तो मैंने कहा ईदर कौन सी रोड अच्छी है आपके हिसाब से, आपने मुझसे पूछा सवाल। मैंने कहा भाई ईदर रोड इज गुड टू ट्रेवल, ईदर रोड, तो ईदर रोड्स आर गुड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, बिकॉज जैसा मैंने अभी आपको बताया ईदर इज सिंगुलर इन नेचर, रोड्स प्लूरल हो जाएगा, सिंगुलर के साथ प्लूरल का होना ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट कहलाएगा, यानी एग्रीमेंट का ये उल्लंघन कहलाएगा। इसलिए ईदर के साथ ये गुड जो है, ईदर रोड्स आर गुड गलत है, ईदर रोड इज गुड सही है। राइट, तो ईदर और नीदर आज हमने आपको अभी यहीं तक पढ़ाया है। अगली क्लास में जब हम आपसे कल मिलेंगे तो कल इसके आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपके पास कोई भी डाउट्स है तो मैं एक ग्रुप और बनाने जा रहा हूं, उस ग्रुप में आप जरूर शामिल हो जाइएगा, ऐड हो जाइएगा। कोई भी क्लाउड्स ऑफ डाउट्स अगर आते हैं तो उस ग्रुप में आप हमसे पूछिए, उसका हम निराकरण रिड्रेसल ऑन द स्पॉट करेंगे। राइट, तो अब आपसे मिलेंगे कल ठीक शार्प एट 11 o'clock। अगर कोई हमारे वीडियो बनाने में कोई आपको टेक्निकल ग्लिचेस लग रही है, कोई ऐप में आपको कमी लग रही हो, कहीं पे कोई आपको दिक्कत आ रही हो, तो भी हमसे शेयर जरूर करें। राइट, सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।